नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। कांग्रेस और सपा के बीच वॉक युद्ध भले ही थम गया है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच तल्खी खत्म नहीं हुई है। इस बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को भावी पीएम बताने वाला पोस्टर लग गया है। पोस्टर को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है। लोग इसे विपक्षी गठबंधन में दरार के तौर पर देख रहे हैं। उधर बीजेपी नेता दानिश आजाद अंसारी और सुभाषपा चीफ ओपी राजभर ने इस पर चुटकी ले रहे हैं। यानी सपा कांग्रेस में शुरू हुआ पोस्टरवार, तो क्या पोस्टरबाजी से सपा कांग्रेस में आएगी खटास? सपा कांग्रेस में शुरू हो चुका है पोस्टरवार, ये रिपोर्ट देखिए। तो ये तस्वीर है पोस्टर पॉलिटिक्स की, जो सपा और कांग्रेस के बीच की सियासी तकरार की नई दास्तान बन रही है। जी समाजवादी पार्टी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लखनऊ में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। इस लकीर को आगे खींचते हुए सपा नेता पोस्टरों के जरिए सियासी तीर छोड़ रहे हैं, जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया है। ये पोस्टर लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर लगे हैं। पोस्टर पर पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद कहते हैं, अखिलेश यादव का जन्मदिन 1 जुलाई को है, लेकिन उनके प्रति अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करने के लिए उनके नेता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनका जन्मदिन कई बार मनाते हैं। आज पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता उनका जन्मदिन मना रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता प्रार्थना कर रहे कि अखिलेश यादव देश के पीएम बने और लोगों की सेवा करें। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर पहले भी ऐसे पोस्टर लग चुके हैं। इस बार भी एक पोस्टर लगाया गया जिसमें अखिलेश यादव को भावी पीएम बताया गया है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद ये दूसरा मौका है जब अखिलेश को भावी पीएम बताने वाले पोस्टर सुर्खियों में आ गए हैं। अब इसको लेकर सियासत जोरदार हो रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस को पैगाम देने के लिए ये पोस्टरबाजी हो रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने की कहावत है, वो सपने देखने से कहीं किसी को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन क्षमता अपने सपने जो है अपने क्षमताओं के अनुसार देखने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है और आज देश की जनता को हमारी मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है और निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में तीसरी बार देश फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुनेंगे। अब पोस्टर कौन क्या क्या चिपकाता रहता है, कहाँ कहाँ उससे कौन क्या है, सब लोग की इच्छा होती है, सब पार्टी का। दिस इज नॉट द इशू, ये कोई इशू नहीं है। अब हम ही को बना देगा, कृष्ण अर्जुन बना देता है, कोई क्या बना देता है, तो इसका कोई मतलब है क्या? समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर अलग अलग होर्डिंगें लगती रहती हैं। रहा सवाल दिल्ली जाने का, तो हर नेता का सपना होता है कि हम सीएम बन गए तो पीएम बने। तो सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने के लिए काम करना बहुत जरूरी बात होती है। तो काम तो है नहीं, सपना दिल्ली का है, तो सपना देखना अच्छी बात है। भावी प्रधानमंत्री उनके लोगों को बता रहे हैं होर्डिंग में। अब उनके लोगों की सोच है, तो उनके लोग काम भी तो उस तरह करें। खाली यूपी में लड़ करके प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, वो इस देश की जनता की सेवा के लिए लगातार काम करें, ऐसी कामना समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आज भी आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सपा के बीच तू मैं का सिलसिला चल रहा है। दोनों पार्टियों के बीच सीट के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बीच लखनऊ में लगे पोस्टर चर्चा का विषय बन गए हैं। वहीं इन पोस्टरों को लगाने के पीछे अखिलेश यादव के जन्मदिन का हवाला दिया जा रहा है, जबकि सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक उनका जन्मदिन 1 जुलाई को होता है। तो सवाल ये, क्या सपा सियासी लड़ाई में कांग्रेस से किसी भी कीमत पर दबने को तैयार नहीं है? खैर, अब ये पोस्टर वॉर कहाँ खत्म होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं इस मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और अनुराग भदौरिया ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये एक स्वाभाविक
सी बात है, इसको अन्यथा किसी और से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमारे इंडिया के सभी नेताओं ने आपस में इस बात को सार्वजनिक रूप से कह दिया है कि पहले हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे, कौन प्रधानमंत्री होगा हम सभी मिलजुल करके आपस में तय कर लेंगे। इसलिए पहले पार्लियामेंट चुनाव हो, इंडिया गठबंधन का बहुमत आए तो प्रधानमंत्री तय कर लिया जाएगा, जैसा कि पहले भी जनता पार्टी और जनता दल के दौर में हुआ था। हम समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा से चाहते हैं कि हमारा नेता श्री अखिलेश यादव जी भी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने उत्तर प्रदेश, देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश है, उसको कितनी बाखूबी से चलाया, विकास का कार्य किया, जो लोग आज भी याद करते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि मेरा नेता श्री अखिलेश यादव जी भी देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसी हम सबकी इच्छा है। इसी मामले पर बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। ये लगभग 18 उम्मीदवार गठबंधन गठबंधन में प्रधानमंत्री के हैं। बंगाल में ममता जी मुख्य प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, केसीआर साहब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, स्टालिन साहब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति, चाहे केजरीवाल हो, चाहे लालू यादव का परिवार हो या अखिलेश यादव हो, हर एक को प्रधानमंत्री बनना है। अब ये 19 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी आए हैं, आने दीजिए ये। लेकिन ये सभी नेता देश के अंदर एक लंगड़ी सरकार लाना चाहते हैं। किसी भी पार्टी या व्यक्ति के समर्थकों का ये अपना उनका मन होता है, तो उनके सपोर्टरों ने अगर ये उनको एज ए पीएम घोषित किया और रखा, तो ये इसका मतलब है इस पर किसी भी प्रकार का कोई कमेंट नहीं आया। तो निश्चित तरीके से अपने को प्रपोज कराने का काम कराया गया है और अखिलेश जी भी इस बात से खुश होते होंगे कि हमें प्रधानमंत्री की दावेदारी हमारे समर्थक रख रहे हैं। और अन्य ऐसे, इसीलिए ये जो विपक्ष का गठबंधन बना है INDIA, उसमें जितनी भी पार्टियां हैं, हर पार्टी के मुखिया अपने को प्रधानमंत्री के लिए मन ही मन प्रपोज भी करते हैं और उनके समर्थक भी उन्हीं को प्रपोज करने का काम करते हैं। और अब आपको सुनाते हैं सबसे जरूरी बयान। पोस्टर पर खुद अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। कोई भी लगा रहा है पोस्टर, मैं आपका पोस्टर लगा दूं, और मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमारी ये साथी हैं, इनकी पोस्टर लगा दो, शायद ये भी कुछ बन जाए। पोस्टर लगने से कोई नहीं बनना है। हाँ, अगर किसी की भावना है, किसी कार्यकर्ता ने लगाया है, तो उसके सोचने और उसकी तरफ से ही बात है। समाजवादियों का लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बाएं हाथ के देश के महानतम स्पिनर बिशन सिंह बेदी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 77 साल के बेदी ने भारत के लिए 1966 से 1989 तक टेस्ट क्रिकेट खेला। इस दौरान उन्होंने 22 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी भी की। बिशन सिंह बेदी का जन्म 25 सितंबर 1946 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। लेफ्ट आर्म स्पिनर बिशन सिंह बेदी ने भारत के लिए 67 टेस्ट मैचों में 266 विकेट हासिल किए हैं। वहीं भारत के लिए 10 वनडे मैच में खेले, जिसमें उन्होंने 7 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में 1560 विकेट हासिल किए थे। टीम के पूर्व कप्तान, जिन्होंने देश के लिए बहुत लंबा समय खेला भी, प्रतिनिधित्व किया, बिशन जी आज हम सब के बीच में नहीं रहे। बहुत दुखद समाचार है। इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। और जहां धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड में खड़ा हूं, यहां पर शुरू में उन्होंने अपने बहुत कैंप्स लगाए और ग्राउंड में ही यहां पर रहते थे, स्टेडियम में ही, खिलाड़ियों के बीच में। और जब मैं पंजाब की टीम के लिए खेलता था, उस समय हमारी रणजी ट्रॉफी की टीम के भी, जब हम उस साल चैंपियन रहे, तो हमारे कोच भी यही थे, बिशन सिंह बेदी जी। तो एक लंबा अनुभव मेरा उनके साथ रहा, एक खिलाड़ी के रूप में भी, एक खेल प्रशासक के रूप में भी। और मैं इतना ही कहूंगा, क्रिकेट जगत को एक बड़ा नुकसान बिशन सिंह बेदी जी के जाने से हुआ है। बहुत ही दुखद ये समाचार हमें अभी मिला। क्रिकेट जगत में बहुत बड़ा नाम थे और बहुत बड़ी देन उनकी भारतीय क्रिकेट टीम को रही है, भारतीय क्रिकेट को रही है।
एज ए कोच भी उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। प्लेयर रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कई कैंप तो हमारे धर्मशाला स्टेडियम में भी लगाए। पंजाब की टीम से, दिल्ली की टीम से, हिमाचल की टीम से लगातार वो जुड़े रहे और मानता हूं बहुत ही जबरदस्त कंट्रीब्यूशन उनकी रही और पूरे क्रिकेट जगत को एक बहुत बड़ा नुकसान इसका हुआ है। राजधानी दिल्ली अब हांफने लगी है। पॉल्यूशन की मार से लोग बेहाल हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा दिनों दिन दमघोटू होती जा रही है। रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर दर्ज किया गया। ये बहुत खराब श्रेणी में आता है। इस वक्त दिल्ली के अलग अलग हिस्से की 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां किस तरह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए पहले से ही ग्रैप 1 और ग्रैप 2 के नियम लागू कर दिए गए हैं। हवा की बिगड़ती सेहत के चलते सराय काले खां और रैपिड रेल निर्माण स्थल के पास एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में यह आशंका है कि जल्दी ग्रैप 3 के नियम भी लागू किए जा सकते हैं। अगर स्थिति ऐसे ही बिगड़ती रही तो लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और एमसीएस मेयर का क्या कुछ कहना है, आइए आप एमसीडी के मेयर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जो विभागों के साथ बैठक की उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जो सबसे पहला निर्णय लिया गया कि दिल्ली के अंदर 13 हॉट स्पॉट्स हैं, यानी कि 13 वो क्षेत्र हैं कि जहां पर प्रदूषण की स्थिति ज्यादा सामान्य जगहों से खराब होती है। उन 13 जगहों के अलावा अभी जो मॉनिटर किया जा रहा है, कुछ लोकल कारणों की वजह से 8 पॉइंट ऐसे चिन्हित किए गए हैं उन 13 के अलावा, जहां पर एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है आज 300 प्लस गया है। उसमें सादीपुर, आईटीओ, मंदिर मार्ग, नेहरू नगर, पड़पड़गंज, सोनिया विहार, ध्यानचंद स्टेडियम और मोती बाग, इन 8 जगहों पर आज सभी जो नोडल एमसीडी के डीसी हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि 13 के अलावा इन 8 जगहों पर भी स्पेशल टीम डिप्यूट की जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो जो पोल्यूशन है वो दिल्ली गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आता है, एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में नहीं है। पर आम आदमी पार्टी अब दिल्ली सरकार में भी है और एमसीडी में भी है और हम सब मिलकर, विधायक हो या काउंसलर हो, हम सब मिलकर पोल्यूशन लेवल पर काम करने वाले हैं। बट उसके लिए दिवाली बिल्कुल हमारे सर पर है। अब एक आम जनता को भी ये समझना होगा कि पोल्यूशन लेवल को कम करने के लिए उनके योगदान की भी बहुत जरूरत है। और रही बात एमसीडी का जो योगदान है, हम वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करते हैं और हम चाहेंगे कि जहां जहां वेस्ट हो, लैंडफिल्स हो, कूड़े के पहाड़ हैं, हम उस पर अच्छी तरह से वेस्ट मैनेजमेंट कर सकें ताकि आने वाले समय में हम पोल्यूशन को अच्छे से टैकल कर सकें। दिल्ली में तेजी से बिगड़ती हवा के बीच सुबह धुंध की परत छाने के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण खत्म करने की तरीकों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में आने वाले समय में प्रदूषण और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि राजधानी में हवा की स्पीड कम हुई है, इससे प्रदूषण बढ़ेगा। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 दर्ज किया गया। यह बेहद खराब कैटेगरी में था। वहीं कर्नाटक के मैसूर में इंडियन एयरफोर्स ने एयर शो के दौरान अपनी ताकत का परिचय दिया है। भारतीय वायुसेना ने अपने अदम्य साहस वाले करतब से लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। तो आपको बता दें, मैसूर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए इसे किस प्रकार से अदम्य साहस का परिचय देते हुए ये प्लेन्स और इंडियन एयरफोर्स की ये ताकत आप देखिए आसमान में किस प्रकार से गरजती हुई ये दिखा रहे हैं। भारत की आन बान शान को प्रदर्शित कर रहे हैं।
कोविड-19 के समय कई अस्पतालों में लगे संविदा कर्मचारी पिछले 4 महीने से देहरादून के एकता विहार में धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें कर्मचारी लगातार अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब बेरोजगार कर्मचारियों के सब्र का बांध टूट गया है। कर्मचारियों के द्वारा धरना स्थल से राज्यपाल को खून से लिखा एक पत्र भेजा गया है, जिसमें उन्होंने अपने लिए इच्छा मृत्यु की मांग की है। कोविड महामारी के समय प्रदेश के कई चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, ऑक्सीजन प्लांट टेक्नीशियन, डेटा एंट्री ऑपरेटर, वार्ड बॉय, वार्ड आया जैसे पदों पर नियुक्तियां की गई थीं। लेकिन कोविड महामारी के खत्म होने के बाद सभी कोविड कर्मचारियों की सेवा समाप्ति कर दी गई थी, जिसके बाद से लगातार वो सभी कर्मचारी आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं। खून से लिखा है राज्यपाल को एक खत। लखनऊ के पारस अस्पताल का फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां डॉक्टर पीएस यादव ने विनीता सिंह के नाम का फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया है। मेडिकल सर्टिफिकेट में महिला को 10 दिनों तक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस मामले की शिकायत सीएमओ से की गई है, लेकिन अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री का पीएस बताकर जालसाजों ने 71 लाख रुपए ऐंठ लिए। खुद के साथ ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने 8 लोगों के खिलाफ गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। गोमती नगर के सरस्वतीपुरम निवासी आशीष कोहली के मुताबिक उनके भाई का दिल्ली एनसीएलटी कोर्ट में एक केस चल रहा है। कुछ समय पहले उनकी मुलाकात गाजियाबाद के राजनगर ऑफिसर सिटी निवासी नितिन गुप्ता, वरुण चौहान से हुई। आरोप है कि नितिन ने खुद को केंद्रीय मंत्री का पीएस और वरुण ने गृह मंत्री का पीएस बताते हुए कहा कि वे केस में स्टे ऑर्डर दिला देंगे। उन पर भरोसा कर 12 लाख रुपए दे दिए। आरोप है कि जालसाजों ने फर्जी स्टे ऑर्डर की कॉपी थमा दी, जिसके बाद दावा किया है कि उनकी एनजीओ के लिए 180 करोड़ का सरकारी प्रोजेक्ट दिला सकता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री का पीएस बनकर ठगे 71 लाख रुपए 8 लोगों पर खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने मालवीय नगर वार्ड्स में दौरा किया। इस मौके पर मेयर शैली ओबरॉय के साथ मालवीय नगर विधायक से सोमनाथ भारती, दक्षिणी जोन की डीसी एंजल भाटी, स्थानीय निगम पार्षद लीना कुमार समेत मालवीय नगर के आरडब्ल्यूए मेंबर्स मौजूद रहे। दिल्ली नगर निगम में जब से डॉक्टर शैली ओबरॉय ने मेयर पद का कार्यभार संभाला है, तब से मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय दिल्ली के कई इलाकों में दौरा करते हुए नजर आती हैं। अलीगढ़ में जनाजे में शामिल हुए एक दूसरे युवक ने मारा पर्स। आपको बता दें, रंगे हाथों पकड़े जाने पर युवक ने विरोध किया, तो वहीं आरोपी ने ब्लेड से दूसरे युवक पर कई जगह हमले कर दिए। इसके बाद आरोपी फरार हो गया, तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पूरा मामला देहली गेट थाना इलाके के चरक वाले चौराहे का बताया जा रहा है। अगली खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां इंडिया वॉइस की खबर का असर हुआ। आपको बता दें, इंडिया वॉइस चैनल ने 2 दिन पहले युवक के तमंचों के साथ फोटो वायरल की खबर को दिखाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा ने बहादुरगढ़ पुलिस को युवक की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। आपको बता दें, बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने तमंचे हाथ में लेकर फोटो खिंचवाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया और अवैध तमंचा भी बरामद किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करा के कार्रवाई शुरू कर दी है। मोतिहारी पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देकर सुर्खियों में आए विक्रमजीत सिंह और विक्रम बरार गैंग के 2 सक्रिय अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी भारत नेपाल सीमा में रक्सौल थाना क्षेत्र के नोनिया डी से की गई है। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थी। गिरफ्तार अपराधियों के नाम शशांक पांडे और त्रिभुवन साहा हैं। पुलिस ने इनके पास से 9 mm की एक पिस्टल, कारतूस, नेपाली और भारतीय करेंसी और मोटरसाइकिल बरामद की है।
तो मोतिहारी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे फिराक में थे। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दोनों शूटर से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। एक तरफ जहां त्योहारों का सीजन है, वहीं पटियाला पुलिस की तरफ से पटियाला के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में सर्च अभियान चलाया गया। पटियाला के बस स्टैंड में बाहर से आए यात्रियों के बैग और सामान चेकिंग किए गए। वहीं पटियाला पुलिस से एसपी सिटी मोहम्मद सरफराज आलम की अगुवाई में भारी पुलिस के साथ पटियाला का बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की चेकिंग की गई। त्योहारों के मद्देनजर चेकिंग में तेजी है बस स्टैंड पर और जांच पड़ताल की जा रही है। यमुनानगर शादीपुर के रायपुर वार्ड नंबर 12 में लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें, लोगों के घरों की पीने के पानी की सप्लाई 6 महीनों से खराब पड़ी है। लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों के लिए पानी की समस्या मुसीबत बनी हुई है। हालत बद से बदतर हो गए। ऐसे महिलाओं को दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। कई बार संबंधित अधिकारियों को भी समस्या के बारे में अवगत करा चुके हैं, लेकिन 1 हफ्ते के लिए समस्या ठीक होती है, लेकिन समस्या ठीक नहीं हुई। अमरोहा पुलिस की पहल मिशन शक्ति के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जहां डीएम, एसपी, पालिका अध्यक्ष और विधायक के हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया गया। अभियान के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर देने के लिए इसे किया गया। अमरोहा के टीपी नगर चौराहे पर इस अभियान की शुरुआत की गई। मेरठ के मोहम्मदपुर न्यूनियस का परिवार इन दिनों रावण का पुतला डिजाइन करने में जुटा है। 80 साल पुराने कारोबार का ये परिवार आज भी आगे बढ़ा रहा है। 60 साल के हो चुके यूनिस का लक्ष्य अपने पिता के व्यवसाय को संभालना। उसके दादा ने इस कारोबार की नींव अविभाजित का भारत में रखी थी। उसके बाद से ये परिवार रावण का पुतला निर्माण कारोबार से जुड़ गया। मेरठ में इस परिवार को अब हर कोई जानने और पहचानने लगा है। करीब 43 साल पहले मोहम्मद यूनिस ने अपने पिता के साथ मिलकर मेरठ शहर में 1 सदी से भी ज्यादा समय होने वाले रावण दहन कार्यक्रम के लिए पहली बार पुतला का निर्माण किया था। शहर के लोकप्रिय मैदान में हर साल आयोजित होने वाले रामलीला उत्सव के समापन के लिए रावण का 60 फुट का पुतला बनाया था। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।